नमस्कार साथियों, मेरा नाम डॉक्टर विवेक कुमार मिश्रा है। मैं अर्थशास्त्र विषय का विद्यार्थी हूँ और वर्तमान में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग का जूनियर रिसर्च फेलो रहा हूँ। माध्यमिक और उच्च शिक्षा स्तर पर लगभग 10 वर्ष का अध्यापन अनुभव रखता हूँ। आज मैं 20 लाख करोड़ के आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज, जिसे मैं नई पीढ़ी के आर्थिक सुधार कार्यक्रम कहता हूँ, को आपके समक्ष अगले 40 मिनट में क्रमवार प्रस्तुत करूंगा। तो आइए इस पैकेज का विश्लेषण प्रारंभ करते हैं। वर्तमान समय में संपूर्ण विश्व एक ऐसी महामारी का सामना कर रहा है जिसने कदाचित संपूर्ण मानवता को संकट में डाल दिया है। दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जो इस खतरे से अछूता हो। दुनिया के 215 देशों में कोरोना या तो फैल चुका है या उसकी आमद हो चुकी है। 26 मई 2020 के नवीनतम आंकड़ों को देखें तो मरीजों की कुल संख्या 56 लाख को पार कर चुकी है। इनमें से 3.5 लाख लोग तो काल के गाल में भी समा चुके हैं। इनमें से भी 1 लाख मौतें तो दुनिया के सबसे विकसित, सामर्थ्यवान और शक्तिशाली समझे जाने वाले अमेरिका जैसे राष्ट्र में हुई है। दुनिया भर की दवा कंपनियां, शोध संस्थान और वैज्ञानिक इस कोरोना वायरस का एंटीवायरस अर्थात वैक्सीन बनाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं, किंतु अभी तक कोई सफलता नहीं मिल पाई है। ऐसे में जो उपाय अपनाया गया वह था सोशल या फिजिकल डिस्टेंसिंग का, और इसे कड़ाई से लागू करने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और जैसे बाजारवादी अर्थव्यवस्थाओं को भी लॉकडाउन का सहारा लेना पड़ा। लॉकडाउन के कारण न केवल लोग घरों में बंद हुए, वरन उद्योग धंधे भी बंद होने लगे और इनमें लगे कामगारों का रोजगार भी। इससे एक तरफ तो पूर्ति की कमी का प्रारंभ हुआ, दूसरी तरफ छिनते हुए रोजगार और भविष्य के प्रति अनिश्चितता ने समग्र मांग में भी तीव्र गिरावट के आसार पैदा कर दिए। एशियाई विकास बैंक का अनुमान है कि कोविड-19 के कारण विश्व अर्थव्यवस्था को $8.8 ट्रिलियन तक का नुकसान हो सकता है। इस नुकसान से अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए कई देशों की सरकारों ने अपने अपने स्तर पर स्टिमुलस पैकेज की घोषणा की। स्टिमुलस या प्रोत्साहन पैकेज से तात्पर्य उन समस्त आर्थिक उपायों से होता है जो गिरती अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए अपनाए जाते हैं। इनमें मौद्रिक क्षेत्र के उपाय भी सम्मिलित होते हैं और इनमें राजकोषीय क्षेत्र के उपाय भी सम्मिलित होते हैं। विश्व में कोरोना महामारी के दृष्टिगत घोषित किए गए सबसे बड़े प्रोत्साहन पैकेजों में भारतीय पैकेज का शुमार होता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के झंडे तले घोषित यह पैकेज 20 लाख करोड़ रुपए से भी बड़ा है। इसका आकार भारत की जीडीपी का लगभग 10% बताया जाता है और इसकी गणना जापान द्वारा घोषित पैकेज, जिसका मान जीडीपी का 21% है, और यूएसए द्वारा घोषित पैकेज जिसका मान जीडीपी का 13 है, और यूएसए द्वारा घोषित पैकेज जिसका मान जीडीपी का 13% है, उसके साथ होती है। प्रधानमंत्री द्वारा पैकेज की घोषणा के अगले 5 दिनों तक इस पैकेज के अंतर्गत किए गए उपायों की घोषणा वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा की जाती रही। इस प्रेजेंटेशन में हम इस संपूर्ण पैकेज को 5 फेजेस 51 मेजर्स में बांट कर देखेंगे और कोशिश यह करेंगे कि इसकी पाई का हिसाब जहां तक संभव हो सके, जहां तक हमको उपलब्ध होता है, वह आपको मिल सके। 13 मई को पैकेज के पहले चरण की घोषणा में 16 ऐसे उपायों की चर्चा की गई जिनके माध्यम से एमएसएमई या सूक्ष्म लघु मध्यम इकाइयां, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों अर्थात एनबीएफसीज, आवास वित्त कंपनियों अर्थात हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, सूक्ष्म वित्त संस्थाओं अर्थात माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, विद्युत वितरण कंपनियों जिनको फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, विद्युत वितरण कंपनियों जिन्हें हम डिस्कॉम्स भी कहते हैं, रियल एस्टेट सेक्टर और टैक्स पेयर्स को राहत पहुंचाने का प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है। कोरोना महामारी के कारण घोषित किया गया लॉकडाउन संपूर्ण आर्थिक इतिहास में अभूतपूर्व रहा है। कोई भी आर्थिक इकाई इस प्रकार के लॉकडाउन के लिए पूर्व से तैयार नहीं होती है, खास तौर पर एमएसएमईज तो कतई नहीं। और यही कारण है कि इस लॉकडाउन के कारण जो सर्वाधिक दुष्प्रभावित सेक्टर रहा है वह एमएसएमई रहा है। इस एमएसएमई सेक्टर को इस पैकेज में राहत प्रदान करने का प्रयास किया गया है। इनके लिए 3 लाख करोड़ रुपए के कोलेटरल फ्री लोन्स की व्यवस्था की गई है, अर्थात
इसके तहत लोन चाहने वाली एमएसएमईज को कोई भी गारंटी या कोलेटरल जमा नहीं करना होगा। यह लोन 4 वर्ष की अवधि के लिए दिए जाएंगे और विद मॉरिटोरियम ऑफ 12 मंथ्स ऑन प्रिंसिपल रीपेमेंट, मतलब कि अगले 12 महीने तक मूलधन की वापसी से भी छूट मिलेगी। यह स्कीम 31 अक्टूबर 2020 तक लागू रहेगी, अर्थात एमएसएमईज 31 अक्टूबर 2020 तक इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं और यह आशा की जाती है कि 45 लाख एमएसएमईज यूनिट इस योजना से लाभान्वित होंगी। दबाव में काम कर रही एमएसएमईज या ऐसी एमएसएमईज जो अपने लोन को नहीं चुका पा रही हैं, अर्थात उनके लोन एनपीए में कन्वर्ट हो चुके हैं, ऐसे एमएसएमईज को इक्विटी सपोर्ट की आवश्यकता होती है। इसे दृष्टिगत रखते हुए सरकार ने 20,000 करोड़ के सबऑर्डिनेट डेट की भी घोषणा की है। स्ट्रेस्ड एमएसएमईज के लिए लाई गई सबऑर्डिनेट डेट स्कीम के अंतर्गत ऋण उन प्रमोटर्स को दी जो कि आगे चलकर इस राशि को संबंधित एमएसएमईज की इक्विटी में नियोजित करेंगे। एनबीएफसीज, एचएफसीज और एमएफआईज द्वारा डेट मार्केट से पैसे उठाने में आ रही समस्या को दूर करने के लिए 30,000 करोड़ की स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम की घोषणा की गई है। इसके तहत ये संस्थाएं प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के बाजारों में अपने निवेश या इन्वेस्टमेंट ग्रेड डेट पेपर्स के जरिए फंड जुटा सकेंगी। These securities will be fully guaranteed by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पहले से ही दबाव में काम कर रही इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज मांग में कमी के कारण और अधिक कठिनाई में आ चुकी हैं। इन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज द्वारा पावर जनरेशन और ट्रांसमिशन कंपनीज को दिए जाने वाले बकाये की कुल राशि जो अनुमानित है वह लगभग 94,000 करोड़ रुपए है। इन की बड़ी राशि की घोषणा की गई है। पीएफसी या आरएसी यह 90,000 करोड़ रुपए की तरलता इन डिस्काउंट्स में डालेंगी। बिजनेस और उसके कर्मचारियों की आर्थिक समस्याओं को देखते हुए उनके द्वारा एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड में किए जाने वाले अंशदान की जिम्मेदारी सरकार ने ली थी और मार्च और अप्रैल और मई माह के लिए यह अंशदान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज के अंतर्गत, जिसमें 12% एम्प्लॉयर और 12% एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन होता है, वह सरकार द्वारा जमा करने का निर्णय लिया गया था। अब इस ईपीएफ सपोर्ट को आगे और 3 माह के लिए भी बढ़ा दिया गया है। अब यह ईपीएफ सपोर्ट जून, जुलाई और अगस्त 2020 के लिए भी जारी रहेगा। इससे 72 लाख के करीब कर्मचारियों को फायदा होगा। 3.67 लाख के करीब एस्टेब्लिशमेंट्स को 6-7 लाख के करीब एस्टेब्लिशमेंट्स को फायदा होगा और इसके कारण यह भी अनुमानित है कि लगभग 2800 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी का लाभ दोनों को ही होगा। वे कर्मचारी और एस्टेब्लिशमेंट जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत मिलने वाले 24% ईपीएफ सपोर्ट के लाभ प्राप्त नहीं कर सकते, उनके लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत ईपीएफ कंट्रीब्यूशन बिजनेस और वर्कर्स तीनों के लिए अगले 3 माह के लिए 12% से घटाकर 10% कर दिया गया है। अर्थात जहां पहले एम्प्लॉय को 12% देना पड़ता था और एम्प्लॉयर को 12% देना पड़ता था, टोटल फंड 24% का बनता था, अब केवल 10% देना पड़ेगा और टोटल फंड 20% का बनेगा। इससे वर्तमान में उनकी देयता में कमी आ जाएगी, लेकिन इसके कारण भविष्य में जो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड हो जाएगा। ईपीएफ रिडक्शन के कारण 6,750 करोड़ रुपए का टेम्पररी रिलीफ एम्प्लॉयज को मिलने वाला है। सरकार द्वारा पूर्व से ही संचालित पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम का लाभ केवल उन एनबीएफसीज, एचएफसीज या एमएफआईज को मिल पाता था जिनकी क्रेडिट रेटिंग बहुत अच्छी हुआ करती थी। लेकिन ऐसी एनबीएफसीज, एचएफसीज और एमएफआईज जिनकी क्रेडिट रेटिंग बहुत लो है, उनको ऋण मिलने में काफी असुविधा होती थी और दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। ऐसे इंस्टीट्यूशंस के लिए ही पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम 2 को इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें ऐसी संस्थाओं को ऋण दिए जाने पर यदि कोई नुकसान होता है तो उसके फर्स्ट 20%
का वहन सरकार द्वारा किया जाएगा। ऐसे में यह आशा की जा रही है कि इस स्कीम के कारण 45,000 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी बाजार में आएगी। एनबीएफसीज, एचएफसीज और एमएफआईज इससे लाभान्वित होंगे और उनका फंड बेस मजबूत होगा। करदाता की जेब में खर्च करने के लिए अधिक रुपए हों, इसके लिए सरकार ने टीडीएस और टीसीएस की दरों में 25% की कटौती का ऐलान भी किया है। यह सुविधा 31 मार्च 2021 तक उपलब्ध रहेगी। ऐसी अपेक्षा की जा रही है कि इसके कारण 50,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त लिक्विडिटी बाजार में आएगी या करदाताओं के पास खर्च करने के लिए उपलब्ध होगी। एमएसएमईज को अपने आकार और क्षमता में वृद्धि के लिए इक्विटी इन्फ्यूजन की आवश्यकता होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा 10,000 करोड़ रुपए के कॉर्पस के साथ एक फंड ऑफ फंड्स की स्थापना की जा रही है। यह फंड ऑफ फंड्स एक मदर फंड और कुछ डॉटर फंड्स के साथ 50,000 करोड़ रुपए की इक्विटी इन्फ्यूजन की व्यवस्था करेगा, जिससे कि चलकर एमएसएमईज अपनी क्षमता, अपने आकार विस्तार में सहायता प्राप्त कर सकें। फर्स्ट फेज के अनाउंसमेंट के अंतर्गत घोषित इन 9 उपायों के अतिरिक्त 7 ऐसे अन्य उपाय भी किए गए हैं जिसमें सीधे सीधे तो मनी इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन वो अपने टारगेट सेक्शन को जरूर प्रभावित करती है। जैसे कि टैक्स पेयर्स के लिए इनकम टैक्स रिटर्न्स भरने की लास्ट डेट को 30 नवंबर 2020 तक बढ़ाया गया है। विवाद से विश्वास स्कीम को 31 दिसंबर 2020 तक के लिए फिर बढ़ा दिया गया है विदाउट एडिशनल पेमेंट। रियल एस्टेट सेक्टर में काम कर रहे कॉन्ट्रैक्टर्स, बिल्डर्स को राहत पहुंचाने के लिए 6 मंथ्स का एक्सटेंशन दिया गया है ताकि वो रेरा के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन या एक्सटेंशन उनका प्रभावित ना हो। एमएसएमईज के लिए एक और बहुत महत्वपूर्ण घोषणा हुई है कि 200 करोड़ तक के टेंडर के लिए अब कोई ग्लोबल टेंडर नहीं होगा। एमएसएमईज के लिए अन्य कई इंटरवेंशंस भी बताए गए हैं, जैसे कि ई मार्केट लिंकेज, फिनटेक बेस्ड ट्रांजैक्शंस एटसेट्रा एटसेट्रा। एमएसएमईज के लिए एक और जो सबसे महत्वपूर्ण घोषणा हुई है वो यह कि अब एमएसएमईज की परिभाषा भी बदल दी गई है। अब एमएसएमईज की परिभाषा में न केवल इन्वेस्टमेंट है बल्कि टर्नओवर को भी उसमें शामिल कर लिया गया है। साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में आने वाले विभेद को भी अब समाप्त कर दिया गया है। अब 1 करोड़ तक के इन्वेस्टमेंट या 5 करोड़ तक के टर्नओवर वाली इकाइयों को माइक्रो एंटरप्राइजेस कहा जाएगा। 10 करोड़ तक के इन्वेस्टमेंट और 50 करोड़ तक के टर्नओवर वाली इकाइयों को स्मॉल एंटरप्राइजेस कहा जाएगा और 20 करोड़ और 100 करोड़ तक के टर्नओवर वाली एंटरप्राइजेस को मीडियम एंटरप्राइजेस कहा जाएगा। इस प्रकार प्रथम चरण की विभिन्न घोषणाओं के अंतर्गत आने वाली राशि को यदि जोड़ दिया जाए तो इस चरण में कुल 5,44,500 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की गई है। 14 मई को द्वितीय चरण में कुल 3,10,000 करोड़ रुपए के 9 उपायों की घोषणा की गई है। इनमें से 6 उपाय सीधे तौर पर ऋण या सरकारी खर्च से जुड़े हैं। जैसे लॉकडाउन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला ऐसा वर्ग भी है जिसे किसी प्रकार की वित्तीय सुरक्षा प्राप्त नहीं होती, वह है स्ट्रीट वेंडर्स। इन स्ट्रीट वेंडर्स को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने और कामकाज को फिर से प्रारंभ करने के लिए स्पेशल क्रेडिट फैसिलिटी के रूप में 5,000 करोड़ रुपए के फंड का प्रावधान किया गया है। किसानों को अतिरिक्त सहायता पहुंचाने की दृष्टि से आकस्मिक कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने के लिए 30,000 करोड़ रुपए का एडिशनल इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फंड बनाया गया है। यह सुविधा किसानों, पशुपालकों, मत्स्यपालकों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए 2 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त ऋण की व्यवस्था भी की गई है। लॉकडाउन और महामारी के इस कठिन समय में शहरी निर्धनों और प्रवासी मजदूरों को भूखा न रहना पड़े, इस हेतु राशन कार्ड विहीन प्रवासियों को भी अगले 2 माह तक मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 3500 करोड़ रुपए की रकम का प्रावधान किया गया है। ऐसे छोटे कारोबारी जो शीघ्रता से अपना ऋण चुकाते हैं किंतु व्यापार में आई शिथिलता से परेशान हैं, उन्हें राहत प्रदान करने के लिए मुद्रा शिशु लोन पर 2% की ब्याज छूट की घोषणा सरकार द्वारा की गई है।
इस ब्याज छूट से कारोबारियों को 1500 करोड़ रुपए की राहत मिल सकेगी। मध्यम वर्गीय परिवारों में खासी लोकप्रिय प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आने वाली क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम जो कि मार्च 31, 2020 को समाप्त हो गई थी, उसे 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को उनके आवास ऋण के देय ब्याज पर 3% से लेकर 6.5% तक की ब्याज सब्सिडी प्राप्त होती थी। यदि हम इसे रकम के रूप में देखना चाहे तो 6 लाख से 12 लाख तक के ऋण पर यह बचत 2.3 लाख से लेकर 2.67 लाख तक होती। एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए यह 2.5 लाख की रकम एक बड़ी रकम होती है। इसकी वैधता बढ़ाने से 3.3 लाख परिवारों को कुल 70,000 करोड़ रुपए की बचत होने का अनुमान है। इस पैकेज में कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी फंड अर्थात कैंपा फंड के प्रयोग से 6,000 करोड़ रुपए मूल्य के जनजातीय रोजगार सृजित करने का लक्ष्य भी रखा गया है। के माध्यम से सरकार उन श्रम सुधारों को लागू करने की दिशा में भी आगे बढ़ चली है जिनकी मांग देश और विदेश का कॉर्पोरेट सेक्टर वर्षों से करता आ रहा था, किंतु किसी सरकार में इतना जोखिम उठाने का मादा नहीं था। वर्तमान सरकार 44 श्रम कानूनों को घटाकर मात्र 4 पर लाने को प्रतिबद्ध है। यदि विशेषज्ञों की माने तो ये 4 कानून भी वे हैं जो समानता, स्वतंत्रता, न्याय और गरिमापूर्ण जीवन जैसे मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं। सरकार शहरी क्षेत्रों में प्रवासियों और निर्धनों के लिए अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग विकसित करने का इरादा भी इस पैकेज में व्यक्त करती है। 20 लाख करोड़ के आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणाओं के तीसरे चरण में कुल 11 उपायों की घोषणा माननीय वित्त मंत्री द्वारा की गई, जिसका संकलित मूल्य 1.5 लाख करोड़ रुपए है। इस चरण की घोषणाओं में सर्वाधिक धनराशि 1 लाख करोड़ रुपए की एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए निर्धारित की गई है। इस फंड के माध्यम से वित्त सुविधा उन फार्म एग्रीगेटर्स या बड़े किसानों को प्रदान की जाएगी जो भंडारण एवं प्रसंस्करण जैसी फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करते हों। ठीक इसी प्रकार दुग्ध प्रसंस्करण एवं पशुपालन अधोसंरचना में निवेश के लिए एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के माध्यम से 15,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। यह प्रोत्साहन उन्हीं को मिलेगा जो उन्नत उत्पादों के निर्यात के लिए प्लांट लगाना चाहते हों। ऑपरेशन ग्रीन को टमाटर, प्याज और आलू अर्थात टॉप से आगे ले जाते हुए इसमें सभी फलों एवं सब्जियां है, अर्थात ऑपरेशन ग्रीन जो केवल टमाटो, ऑनियन, पोटैटो तक सीमित था, वह अब टोटल तक पहुंच गया है। इसीलिए इस योजना को टॉप टू टोटल कहा जा रहा है। इसके तहत भंडारण एवं परिवहन पर आने वाली लागत का 50% अनुदान के रूप में दिया जाएगा। इस हेतु 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अनौपचारिक क्षेत्र की 2 लाख सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों अर्थात MFEs के क्रियाकलापों को औपचारिक स्वरूप प्रदान करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए के फंड का सृजन किया जाएगा। यह व्यय केंद्र एवं राज्य के 60-40 के अनुपात में बांटा जाएगा, जिसके अंतर्गत आने वाली इकाइयों को उनकी परियोजना लागत पर प्राप्त ऋण का 35% अधिकतम 10 लाख की सीमा निर्धारित है क्रेडिट लिंक सब्सिडी के रूप में प्राप्त होगी। मछुआरों के लिए भी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 20 एवं अंतःस्थलीय मत्स्यिकी के लिए और 9,000 करोड़ रुपए फिशिंग हार्बर और कोल्ड चेन जैसे अधोसंरचना के विकास में खर्च किए जाएंगे। औषधीय खेती के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए अगले 2 वर्षों में 10 लाख हेक्टेयर भूमि पर औषधीय पौधों का रोपण किया जाएगा। इसके लिए 4,000 करोड़ रुपए का नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स फंड बनाया गया है। मौन अथवा मधुमक्खी पालक वंचित न रह जाएं, इसलिए मधुमक्खी पालन से संबंधित अधोसंरचना के विकास के लिए 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। उपर्युक्त 7 सवित्त उपायों के अतिरिक्त
कृषि, किसान और पशुपालन से संबंधित 4 नीतिगत उपाय भी किए गए हैं, जैसे आवश्यक वस्तु अधिनियम के दायरे से अनाजों, दालों, खाद्य तेल, तिलहन, प्याज और टमाटर को बाहर कर दिया गया है। इसका लाभ किसानों को अल्पकालीन कीमत उच्चावचन का लाभ उठाने में मिलेगा। सरकार शीघ्र ही कृषि विपणन सुधार प्रारंभ करेगी। इस कृषि विपणन सुधार में किस प्रकार के सुधार होंगे, यह आने वाले समय में पता चलेगा। कृषि उत्पाद की कीमत और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सरकार एक विधिक ढांचा तैयार कर रही है। यह ढांचा किसानों को बड़े व्यवसायियों, निर्यातकों आदि से पारदर्शी तरीके से सौदे तय करने में सहायता करेगा। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत 53 करोड़ पशुओं का 100% टीकाकरण किया जाएगा, जिसका अनुमानित मूल्य 13,343 करोड़ रुपए बताया जाता है। चौथे चरण की यदि हम बात करें तो इस चरण में कुल 9 उपायों की चर्चा की गई है, जिसका कुल मूल्य 8100 करोड़ रुपए अर्थात 8,100 करोड़ रुपए है। यह 8100 करोड़ रुपए सामाजिक क्षेत्र के अधोसंरचना निर्माण में निजी क्षेत्र की सहभागिता बढ़ाने पर खर्च किए जाएंगे। इस रकम की सहायता से वायबिलिटी गैप फंडिंग को वर्तमान की 20% से बढ़ाकर 30% किया जाएगा। कोयला खनन क्षेत्र में वाणिज्यिक खनन को मंजूरी दी गई है। इससे इस क्षेत्र में वर्षों से चला आ रहा सरकारी एकाधिकार समाप्त हो गया है और निजी क्षेत्र के लिए कोयला खनन जैसा लाभकारी व्यवसाय उपलब्ध हो सकेगा। इससे 50,000 करोड़ के निजी निवेश की संभावना व्यक्त की गई है। उड्डयन क्षेत्र के लिए भी इस चरण में 3 घोषणाएं की गई हैं, जैसे हवाई क्षेत्र के बेहतर प्रबंधन के जरिए 1,000 करोड़ रुपए के राजस्व सृजन की बात की गई है। ऐसा भारतीय सेना के लिए आरक्षित वायु क्षेत्र में से नागरिक उड्डयन हो पाता है और कितना नहीं, यह देखने वाली बात होगी। हवाई अड्डों के परिचालन को निजी क्षेत्र में देने और विश्व स्तरीय हवाई अड्डे विकसित करने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अर्थात पीपीपी मॉडल पर कार्य करने का निश्चय दोहराया गया है। उड्डयन क्षेत्र में एमआरओ अर्थात मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉलिंग उड्डयन क्षेत्र से जुड़ा विश्व स्तर का बहुत बड़ा व्यवसाय है। विश्व के कुछ ही राष्ट्रों में ऐसे हब हैं और वहां पूरी दुनिया के हवाई जहाज एमआरओ सर्विस के लिए जाते हैं। भारत को ऐसे ही एमआरओ हब के रूप में विकसित करने का संकल्प भी इस पैकेज में व्यक्त किया गया है। केंद्र शासित क्षेत्रों में कार्यशील विद्युत वितरण कंपनियों के निजीकरण की घोषणा भी कर दी गई है। दावा किया जा रहा है कि ऐसा करने से इनकी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आएगी, दक्षता बढ़ेगी और उपभोक्ता लाभान्वित होंगी। रक्षा विनिर्माण को निजी क्षेत्र के लिए और खोलते हुए इसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा जो वर्तमान में 49% थी उसे बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। इसी क्रम में असीम संभावनाओं का क्षेत्र कहे जाने वाले अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी बढ़ाने की घोषणा भी की गई है। ध्यातव्य है कि इसरो जैसी सरकारी इकाइयों द्वारा दशकों के प्रयास से भारत एक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में उभरा है और निजी क्षेत्र मांग कर रहा था कि इसके क्रियाकलापों में निजी क्षेत्र को भी अवसर दिया जाए। निश्चय ही इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र बड़े निवेश करेगा। चौथे चरण की इन सभी घोषणाओं से स्पष्ट होता है कि सरकार इस पैकेज के जरिए असीम संभावनाओं के क्षेत्रों में निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहती है। इसी क्रम में आणविक ऊर्जा के क्षेत्र में भी सार्वजनिक निजी भागीदारी को अपनाने की घोषणा भी कर दी गई है, जिसे अब तक ऊर्जा और सुरक्षा दोनों दृष्टियों से बहुत ही संवेदनशील माना जाता रहा है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणाओं के 5वें चरण की घोषणाओं में कुल 13 घोषणाएं की गई हैं। इनमें से धनराशि का आवंटन सिर्फ मनरेगा के लिए किया गया है, शेष 12 नीतिगत हैं। आइए इनको भी देखते हैं।
लॉकडाउन के कारण रोजगार के अवसरों में आई कमी और गांवों की ओर श्रमिकों के रिवर्स माइग्रेशन की समस्या को ध्यान में रखते हुए मनरेगा योजना के लिए 40,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन किया गया है। इससे 300 करोड़ श्रम दिवसों का रोजगार सृजित होगा, या साधारण शब्दों में यूं कहें कि इससे 3 करोड़ लोगों को 100 दिन का रोजगार प्राप्त हो सकेगा। सरकार आने वाले समय में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार पर तेजी से कार्य करेगी। इसके लिए नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, प्रत्येक जिले में संक्रामक रोग ब्लॉकों के निर्माण, पब्लिक हेल्थ लैब्स की स्थापना पर कार्य किया जाएगा। ये ऐसे प्रशंसा योग्य कदम हैं जिन पर कभी कोई चर्चा नहीं होती थी, लेकिन सार्वजनिक स्वास्थ्य की दृष्टि से जो बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। मेडिकल क्षेत्र के पेशेवरों के लिए स्वास्थ्य बीमा की घोषणा भी की गई है, जिसका मूल्य 1500 करोड़ रुपए अनुमानित है। इससे महामारी से लड़ाई लड़ रहे हमारे फ्रंटलाइनर्स को एक सरकारी समर्थन का भाव प्रेषित करने का प्रयास किया गया है। शिक्षा से जुड़े छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए मनोदर्पण साइकोलॉजिकल सपोर्ट सिस्टम विकसित किया जाएगा। कोरोना महामारी और लॉकडाउन ने व्यवस्था के परिचालन में टेक्नोलॉजी की भूमिका और उसके सामर्थ्य को स्थापित किया है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत में शिक्षा को प्रौद्योगिकी प्रेरित बनाने अर्थात टेक्नोलॉजी ड्रिवन एजुकेशन का संकल्प व्यक्त किया गया है। इसके अंतर्गत पीएम ई विद्या कार्यक्रम, वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म दीक्षा, वन क्लास वन चैनल अर्थात प्रत्येक कक्षा के लिए एक डेडिकेटेड टीवी चैनल पर कार्य किया जाएगा। साथ ही देश के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों द्वारा ऑनलाइन कोर्सेज संचालित किए जाएंगे। तार्किक चिंतन, सृजनात्मकता, संप्रेषण कौशल, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और जॉयफुल लर्निंग जैसे लर्निंग आउटकम्स को ध्यान में रखते हुए एक नए नेशनल करिकुलम एंड पेडागॉजिकल फ्रेमवर्क को विकसित किए जाने की भी घोषणा की गई है। देश में रहने वाले 4 वर्ष से 11 वर्ष की आयु के लगभग 4 करोड़ बच्चों में आधारभूत साक्षरता और गणना क्षमता विकसित करने के लिए नेशनल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशन लॉन्च किए जाने की भी घोषणा इन घोषणाओं में शामिल। कोरोना महामारी से संबंधित ऋणों को इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के तहत डिफॉल्ट मानने से मुक्त प्रदान की गई है, जिससे कारपोरेट सेक्टर को राहत मिल सके। एमएसएमई सेक्टर को राहत पहुंचाते हुए ऐसे उद्यम जो दिवालियेपन की समस्या से जूझ रहे हैं, उनके विरुद्ध इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया शुरू करने के लिए आवश्यक न्यूनतम थ्रेशोल्ड को वर्तमान के 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इससे ऐसे एमएसएमईज को राहत मिल सकेगी। साथ ही साथ अगले 1 वर्ष तक किसी भी नई इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया को प्रारंभ करने पर भी रोक लगा दी गई है। कंपनियों द्वारा सीएसआर के उल्लंघन जैसे साधारण डिफॉल्ट्स को आपराधिक कृत्य से बाहर कर दिया गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में उठाए गए इन कदमों के क्रम में और अधिक बल देते हुए भारतीय कंपनियों की विदेशी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग को भी मंजूरी दी गई है, जिससे कि वे संपूर्ण विश्व से पूंजी प्राप्त कर सकें। इस समय व्यापारिक गतिविधियों में अभूतपूर्व गिरावट के कारण राज्य सरकारें भी अपनी राजस्व प्राप्तियों में अप्रत्याशित कमी का सामना कर रही हैं, जिसके कारण राज्य सरकारें अपने पूंजीगत व्यय में कमी को बाध्य न हो, इसलिए राज्यों की नेट बोरोइंग लिमिट को मौजूदा 3% से बढ़ाकर उनकी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 5% कर दिया गया है। हालांकि इस बढ़ी हुई राशि को 15वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अतिरिक्त राज्य स्तरीय आर्थिक सुधारों से भी जोड़ा जाएगा। इनमें वन नेशन वन राशन कार्ड, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार शामिल होंगे। इस पैकेज में यह भी घोषणा की गई है कि अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र निजी क्षेत्र के लिए खोल दिए गए हैं। केवल स्ट्रैटेजिक महत्व के क्षेत्रों में कम से कम 1 लोक क्षेत्र का उद्यम कार्य करेगा। उसमें भी स्ट्रैटेजिक महत्व के किसी क्षेत्र में भी 4 से अधिक पीएसयूज नहीं होंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्ट्रैटेजिक महत्व के क्षेत्र में भी सिर्फ 1 से 4 तक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कार्य करेंगे।
बाकी सभी उपक्रम निजी क्षेत्र के होंगे। इस प्रकार इन 5 चरणों में क्रमशः 5,94,550 करोड़, 3,10,000 करोड़, 1,50,000 करोड़, 8,100 करोड़ और 40,000 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की गई। यदि हम इन्हें क्षेत्रवार देखें तो लगभग 51 क्षेत्रों को इसमें शामिल किया गया है। कुल मिलाकर इन 5 चरणों में 11,02,650 करोड़ रुपए के पैकेज की व्याख्या की गई है। तो प्रश्न उठता है कि 20 लाख के पैकेज का शेष हिस्सा कहां से आएगा? तो जैसा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि इसमें यदि पूर्व में घोषित सरकारी उपायों और आरबीआई के कदमों को जोड़ दें तो यह राशि 20 लाख करोड़ से भी अधिक हो जाएगी। जैसे इसमें 1,92,800 करोड़ रुपए के वे उपाय भी शामिल हैं जो सरकार द्वारा पहले ही जनता के लिए घोषित किए जा चुके हैं। जैसे जनता को प्रदान की गई 7,800 करोड़ रुपए की कर रियायतें, 15,000 करोड़ रुपए का इमरजेंसी हेल्थ रिस्पांस पैकेज और 1,70,000 करोड़ का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज। 20 लाख करोड़ की इस पैकेज में 8,01,603 करोड़ रुपए की राशि रिजर्व बैंक द्वारा उठाए गए कदमों से आती है। इस 8 लाख करोड़ में 1,37,000 करोड़ रुपए की राशि बाजार में कैश रिजर्व रेशियो को 4% से घटाकर 3% कर देने से आई, अर्थात सीआरआर में 100 बेसिस पॉइंट की कमी करने से 1,37,000 करोड़ रुपए की तरलता बाजार में आई। सीआरआर घटाने से बैंकों की साख सृजन क्षमता बढ़ जाती है, फलस्वरूप वे अधिक ऋण दे पाते हैं। ठीक इसी प्रकार मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, जिसे हम एमएसएफ कहते हैं, के अंतर्गत बैंकों की बारोइंग लिमिट को उनकी नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज अर्थात एनडीटीएल के 2% से बढ़ाकर 3% कर दिया गया है। इससे घरेलू वित्तीय क्षेत्र में चल रही उठापटक का सामना कर रहे बैंकिंग क्षेत्र को 1,37,000 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी मिलेगी। एमएसएफ रिजर्व बैंक द्वारा अपने बैंकों को दी जाने वाली साख सुविधा है। इसके अंतर्गत बैंक आरबीआई से ओवरनाइट लोन प्राप्त कर सकते हैं जिससे वे किसी वित्तीय आकस्मिकता से निपट सकें। बैंकों के लिए उचित लागत पर स्थायी तरलता की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन के अंतर्गत, जिसे हम एलटीआरओ कहते हैं, इस एलटीआरओ के अंतर्गत बैंक्स 1 वर्ष से 3 वर्ष के लिए आरबीआई से ऋण प्राप्त कर सकते हैं। इसी के लक्ष्य स्वरूप टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन के अंतर्गत 2 चरणों में टीएलटीआरओ तथा टीएलटीआरओ 2.0 के जरिए 3 वर्ष तक की अवधि के लिए आरबीआई ने 9 अप्रैल से 15 अप्रैल 2020 के मध्य 1,50,000 करोड़ रुपए के टीएलटीआरओ ऑक्शन किए। तत्पश्चात 17 अप्रैल को 50,000 करोड़ रुपए के टीएलटीआरओ कराई गई। आरबीआई ने नाबार्ड, सिडबी और नेशनल हाउसिंग बोर्ड को भी विशेष पुनर्वित्त सुविधा के रूप में 50,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए। आरबीआई ने म्यूचुअल फंड्स की तरलता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी एसएलएफ के माध्यम से 50,000 करोड़ बैंकों को उपलब्ध कराए हैं। 90 दिनों के लिए रेपो रेट पर प्राप्त इस कोष का प्रयोग सिर्फ म्यूचुअल फंड्स को ऋण देने में किया जा सकेगा। यह घोषणा फ्रैंकलिन टेम्पल्टन जैसी बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी द्वारा अपने 6 बड़े डेट फंड्स को वापस लेने की घोषणा के ठीक बाद की गई। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन द्वारा अपने इन फंड्स को वापस लेने के बाद बाजार में उथल पुथल मच गई थी और इनके निवेशक अपने डेट फंड्स को जल्द से जल्द लिक्विड करके पैसा निकालना चाहते थे, जिससे भारतीय बाजारों में भी अफरा तफरी हो सकती थी और डालना चाहते थे जिससे भारतीय बाजारों में भी अफरा तफरी हो सकती थी और भारतीय म्यूचुअल फंड बाजार लिक्विडिटी क्राइसिस की समस्या से घिर सकता था। इस स्थिति में यह स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी आरबीआई ने तत्काल घोषित की। इस प्रकार आरबीआई के अन्य उपायों से 2,77,553 करोड़ रुपए की तरलता भी बाजार में डाली गई है। यदि हम इन सभी उपायों को जोड़ लें तो आरबीआई द्वारा कुल 8,01,603
1603 करोड़ रुपए की तरलता बाजार में इन्फ्यूज की गई। इस प्रकार यदि हम 5 चरणों के पैकेज, पूर्व में की गई घोषणाओं और आरबीआई के उपायों को जोड़ दें तो पैकेज का कुल आकार 20 लाख करोड़ न होकर लगभग 21 लाख करोड़ रुपए होता है। यदि हम इस पूरे आर्थिक पैकेज पर एक साथ दृष्टि डालें तो 90 के आर्थिक संकट के बाद 1991 से लागू प्रथम पीढ़ी के आर्थिक सुधार कार्यक्रमों में क्या हुआ, इस पर एक बार दृष्टि डाली जाए तो बात और स्पष्ट हो जाएगी। उन आर्थिक सुधार कार्यक्रमों में भारतीय बाजार को विदेशी व्यापार के लिए खोला गया था, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और पोर्टफोलियो निवेश का आगमन आसान किया गया था, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या को कम करते हुए उन्हें निजी क्षेत्र को दिया गया, सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण हुआ, घाटे में चल रहे उपक्रमों को बंद किया गया और उच्च प्रौद्योगिकी के आगमन के लिए प्रयास किए गए। ये कुछ ऐसे उपाय हैं जो प्रमुखता से उस समय के सुधार कार्यक्रमों के लिए कहे जाते हैं। यदि आपने इस पूरे लेक्चर को या प्रेजेंटेशन को ध्यान से देखा और सुना है तो आप यह सभी लक्षण इस पैकेज की घोषणा में पाएंगे और साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक क्षेत्र पर भी पर्याप्त ध्यान दिए जाने के कारण यह पैकेज पहले से अधिक समावेशी और दीर्घकालीन दृष्टि वाला भी है, साथ ही अधिक साहसपूर्ण भी है, क्योंकि इसमें उन श्रम कानूनों को भी समाप्त करने की दिशा में कदम आगे बढ़ा दिए गए हैं जिनको किसी ने भी हाथ लगाने का साहस नहीं किया था। इस आशा के साथ कि परमपिता परमेश्वर की शीघ्र ही हम सब पर कृपा होगी और हम सब इस महामारी को हराकर आगे निकलेंगे, मैं डॉक्टर विवेक कुमार मिश्रा आप सबका आभारी हूं कि आपने मुझे बड़े धैर्य से सुना। बहुत बहुत धन्यवाद।